हेलो, हेलो, हेलो। मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, राम, राम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे गेस्ट हैं आज ज़हाक तनवीर। मैं इनको जब भी मुस्लिम रिलेटेड, इस्लाम रिलेटेड कोई बात करनी होती है, मैं इनको बुलाती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ब्लंट होके ऑनेस्टली और खुले दिल से और बिल्कुल ही बिना बुरा माने हर सवाल का जवाब देते हैं। और ये एक ऐसे जने हैं, ये और एक राजा मुनीर, जब ये अगर कुछ मेरे से मेरे धर्म के बारे में कुछ बात करते हैं या उसमें कुछ गलत चीज़ हो रही है या कुछ के बारे में बात करते हैं, तो मैं माइंड नहीं करती हूँ और मैं हर बात का इनको जवाब दे सकती हूँ और मैं मानती हूँ इनके सामने। बिकॉज़ ये भी मानते हैं, जहाँ इनके रिलिजन में गलती हो रही है, तो मैं भी इनके सामने मानने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई लाइक मॉडरेट पीपल, आई डोंट लाइक एक्सट्रीमिस्ट। तो ये आई एम वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू हिम। सो हेलो तनवीर, हाउ आर यू? या थैंक यू सो मच। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं पायल जी? बढ़िया है। आज तो मैं आप ही के शहर के किसी शख्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जो 4 टाइम एक एमपी रह चुके हैं और एआईएमआईएम के प्रेज़िडेंट भी हैं और उनसे सबको बहुत डर लगता है। एक तो मेरे को उनकी एक बहुत अच्छी बात लगती है, चाहे वो अपने मतलब के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और सिलेक्टिव हो जाते हैं, उनको बहुत सिलेक्टिव एमनेसिया होता रहता है कि उनको ही हैज़ अ वेरी शार्प आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड स्पेशली जहाँ माइनॉरिटी के राइट्स आते हैं, जहाँ मुस्लिम्स के राइट्स आते हैं, उसके बारे में उनके पास सारी बहुत क्लैरिफिकेशंस होती हैं और पर वो इतने एक्सट्रीमिस्ट लगते थे मुझे, रेडिकलाइज लगते थे, अब नहीं लगते हैं। एक बड़े एक मॉडरेट ओवैसी दिख रहे हैं पूरे देश में। तो मुझसे आपसे ये बात करनी थी, क्या ये अलतकिया है? मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए टेम्परेरी है बिकॉज़ डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ज़्यादा हिंदुत्व हो रहा है तो इसलिए वो थोड़ा ढाल ढाल रहे हैं अपने आप को और थोड़ा कह रहे हैं कि अभी समय जो है उसके अकॉर्डिंग चलो, या कि ये कोई एक स्ट्रैटेजी है जिसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं और वो जिस तरीके से बिहार में वो जीते हैं और कांग्रेस और आरजेडी जिन्होंने मुस्लिम्स को भड़काने की कोशिश करी और उनको बोला कि बीजेपी आ जाएगी तो आपके साथ ये होगा, पर उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दी, पर उन्होंने ज्यादा ट्रस्ट भरोसा ओवैसी जी पे दिखाया। तो आपको क्या लगता है ओवैसी जी क्या कर रहे हैं आजकल, क्या है उनकी स्ट्रैटेजी? देखिए पायल जी, अवेसी जो है, पहली बात तो आप ये समझिए ही इज़ अ बैरिस्टर। उन्होंने यूके से लॉ पढ़ के वहाँ की डिग्री लेके आए हैं वो, तो वो बहुत shrewd है, बहुत होशियार है, बहुत तेज़ है, ठीक है? और ये बात बीजेपी खुद भी जानती है और जितनी पार्टीज़ हैं, वो सब ये बात जानती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा सबसे पहली बात कि एमआईएम बनी कैसे? उसकी हिस्ट्री क्या है? तो ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता मगर मैं आपको छोटा-छोटा बता देता हूँ, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि ये चलती कैसे है एमआईएम। एमआईएम जो है इनके जो वालिद थे, इनके जो फ़ादर थे सदरुद्दीन अवैसी के, उनका नाम था सुल्तान सालार सालार उनको बोलते थे। हाँ जी। सलाहुद्दीन अवैसी नाम था उनका। तो वो ज़बान के बहुत तेज़ थे, मतलब उनकी तकरीरी सलाहियत जो बोलते हैं ना ऑरेटरी स्किल्स उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। और वो जो है पॉलिटिक्स में बहुत तेज़ सोचते थे और उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, सियासत हमारे घर की लौंडी है। ये उनका डायलॉग हुआ करता था कि अच्छा। सियासत जो है, पॉलिटिक्स जो है, ये हमारे घर की लौंडी मतलब घर में काम करने वाली है। हुँ? अब मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि जिन्होंने ओपनली ये कहा है कि सियासत हमारे घर की लौंडी है, तो वो कब कैसे पॉलिटिक्स खेलते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, एमआईएम अभी उसका नाम एआईएमआईएम है, पहले इसका नाम था एमआईएम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बनी क्यों थी? आपको पता है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 60 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थे, राइट? जी। मणिपुर में, इधर-उधर, कश्मीर साइड में। अब हैदराबाद भी एक प्रिंसली स्टेट था और हैदराबाद के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो यमनी थे, हबीबुल्लाह इदरूस और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि हैदराबाद में आपको यमनी अरब भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे तर्क मिलेंगे, ईरानी मिलेंगे, हर टाइप के डिफरेंट जो है मिडल ईस्टर्न ट्रेंड्स और एथनिसिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे हैदराबाद में। तो वो यमनी थे और उनको उन्होंने गेज कर लिया था कि भाई अब हम जो है एज़ एन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट नहीं रह सकते। हम लोगों को चाहिए कि हम जो है इंटीग्रेट कर लें। उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था। मगर फिर भी लोगों ने कहा निज़ाम को कि भाई हम लड़ेंगे और इसको हम प्रिंसली स्टेट बनाएँगे। तब उस टाइम पे हुआ था ऑपरेशन पोलो।
ऑपरेशन पोलो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, फिर उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद को बीच में रखा था, फिर हबीब बाफ़की साहब थे जो अरब थे, उनसे मतलब बातचीत हुई, फिर वो निज़ाम से बात की। बहरहाल पूरी स्टोरी इन शॉर्ट ये है कि 17 सितंबर को ये पूरा जो है यानी कि एक्सेशन जो है वो साइन हुआ था हैदराबाद की तरफ से। तो एमआईएम कहाँ पे आई? एमआईएम जो है ये असल में एक रज़ाकार थी, रज़ाकार यानी कि वॉलंटियर ऑर्गनाइज़ेशन। तो कासिम रिज़वी के अंडर में इन लोगों ने बोला कि हम जो है मिलिशियाज़ बनाएँगे और हम लड़कर इंडियन आर्मी से हम इसको इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट रखेंगे, ठीक है? अब जब ये मर्ज हो गया, एक्सेशन साइन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, होने के बाद एमआईएम ने स्ट्रैटेजिकली क्या किया, उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यानी पहले था एमआईएम, सिर्फ मजलिस हुँ, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब मजलिस मतलब काउंसिल, इत्तेहाद मतलब यूनिटी, मुस्लिमीन मतलब मुस्लिम यूनिटी। द काउंसिल ऑफ मुस्लिम यूनिटी। अब उसको उन्होंने चेंज कर दिया ऑल इंडिया द काउंसिल ऑफ मुस्लिम यूनिटी। ठीक है? यहाँ तक आप समझिए। अब उसके बाद कासिम रिज़वी के साथ इनके जो दादा हैं वाहिदुद्दीन अवैसी साहब, ये भी उनके साथ हुआ करते थे। उसके बाद वो जो सीट मिली वो सालार साहब को मिली, फिर उसके बाद वो असदुद्दीन अवैसी को मिली। अब एक बात बड़ी मशहूर है कि इनके जो 2 बेटे हैं अकबर और असद, ठीक है? कहते हैं कि अकबर का दिमाग असद का दिमाग बहुत चलता है और अकबर की ज़बान बहुत ज़बरदस्त चलती है। यानी कि बाप के जो 2 गुण थे वो दोनों बेटों के अंदर आए हैं। हुँ। अब समझिए एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे, जब ये निज़ाम के साथ थे, तो ये निज़ाम को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे निज़ाम का पावर चले गया तो फिर ये मर्ज हो गए इंडिया में। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो फिर कांग्रेस के साथ अलायंस हो गए। फिर उसके बाद जब तेलुगु देशम पार्टी आई तो तेलुगु देशम पार्टी के साथ हो गए। फिर जब आंध्रा और तेलंगाना को अलग करने की बात हो रही थी तो उस टाइम पर अकबरुद्दीन अवैसी ने खुद असेंबली में ठहर के बोला था कि हम इस चीज़ को अपोज़ करेंगे, तेलंगाना नहीं बनना चाहिए। अगर बना तो तेलंगाना और रायलसीमा बनाओ, आंध्रा को अलग करो। मगर जब तेलंगाना बन गया, बनते ही फिर ये टीआरएस के साथ अलायंस बना लिए। ठीक है? और ये कहने लगे कि टीआरएस का जो सिंबल है वो गुलाबी गाड़ी है, ठीक है? पिंक कलर की एम्बेसडर है, उनका जो पार्टी सिंबल है। तो ये कहने लगे कि भाई गाड़ी तो उनकी है, स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, यानी कि एमआईएम के हाथ में स्टीयरिंग है। फिर जैसे टीआरएस चली गई, कांग्रेस आ रही थी, जब इलेक्शन चल रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच काफ़ी मशहूर है। उन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस का रेवंत रेड्डी है, ये आरएसएस का टिल्लू है, ठीक है? उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का टिल्लू है, ये बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का टिल्लू है। फिर जब कांग्रेस आ गई, आते ही फिर कांग्रेस के साथ मिल गए। फिर मिलने के बाद फिर इन्होंने मतलब उनके साथ अलायंस बनाया और वही जिसको आप बोल रहे थे आरएसएस का टिल्लू, उसको जो है टोपी पहना के लेके आए और वो भी हमारा जो सीएम है, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी, वो भी कहने लगे कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम मुस्लिम बोले तो कांग्रेस, ये हाँ, उनका ऐसे स्टेटमेंट आया। हाँ, हाँ, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एमआईएम नोज़ हाउ टू प्ले इन द पावर कॉरिडोर। कि जो पावर में आता है, पावर कॉरिडोर में कब, कहाँ, कैसे खेलना है इनको सब पता है। वही बात है ना जो इनके फादर बोलते थे, सियासत हमारे घर की लौंडी है, काम करने वाली है। मुसलमान क्या समझते हैं? तो मुसलमानों को लगता है यार ये एक ही ऐसी जमात है, बोलते हैं नमक का कंकर है ये लोग। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज से पढ़ा हूँ। उनके कॉलेज से ही मैं पढ़ा हूँ। मतलब मेरा कॉलेज इधर था और एमआईएम का ऑफिस बिल्कुल सामने, दारुसलाम में। समझ रहे हैं आप? तो मतलब वी यूज्ड टू बी द फैन बॉयज ऑफ एमआईएम, वी यूज्ड टू सपोर्ट एमआईएम लाइक एनीथिंग। मगर जब आप इवॉल्व होते हो, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, देन यू रियलाइज़ कि भाई साहब ये तो पूरा पावर का गेम है, ठीक है? और आपको चूना ये लगाया जा रहा है कि भई इस्लाम है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी इज़ ए पॉलिटिशियन। उनको चाहिए कि भई वो पॉलिटिक्स करें, मगर वो करते क्या हैं, कभी मौलवी बन जाते हैं, कभी मौलवी की तरह तकरीरें करना शुरू कर देते हैं। कि नौजवानों ऐसा करो, अपनी शादियाँ सिंपल करो, नौजवानों माँ-बाप की खिदमत करो, बड़ों की इज़्ज़त करो। अचानक उनका एक रूप आ जाता है दशावतारम की तरह, एक रूप उनका मौलवी वाला रूप आ जाता है। फिर सडन उनका एक रूप जो है वो बैरिस्टर वाला आ जाता है, सडन उनका एक पॉलिटिशियन वाला रूप आ जाता है। सडन ही बिकम्स ए पैट्रियट एकदम। अब ये जो हाँ, मगर एक बात तो उनकी माननी पड़ेगी कि जब जहाँ बात आती है ना पाकिस्तान की और सेपरेटिज़्म की, वहाँ एकदम बंदा क्लियर है। वहाँ पे एकदम क्लियर है बंदा। इनफैक्ट किसी ने एक वीडियो बनाया था, उसमें उसने बोला था कि आज के दौर का जो जिन्ना है, जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स चलाता है, वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं, वो राहुल गांधी है, ठीक है? हाँ, तो इन ये मामले में क्लियर है। इनफैक्ट असदुद्दीन ओवैसी का एक स्पीच भी थी यूएस में, शिकागो में शायद। तो वहाँ एक पाकिस्तानी लड़के ने असदुद्दीन ओवैसी से पूछा था कि इंडिया में मुसलमानों के हालात कैसे हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी ने वहीं पे उसको ज़बरदस्त तरीके से लथाड़ा था, मतलब बहुत सुनाया था उसको। तो हुँ, इस मामले में असद इज़ वेरी क्लियर और एक बात यहाँ पे ये है
कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का एएनआई के ऊपर एक पॉडकास्ट है। उस पॉडकास्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि देखिए हम जो है बीजेपी के साथ जो है आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, एमआईएम की अलग है। बट एट द सेम टाइम उसने ये बोला कि हम जो है जहाँ काम करवाना होता है वी अलाइन विद बीजेपी। और आप देखिए रिसेंटली किरेन रिजिजू से जाके मिले हाँ, और फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन जब जा रहा था सऊदी अरब और बहरीन वगैरह तो उनके साथ भी गए, जेपी नड्डा साहब भी साथ में थे। तो असद नोज़ हाउ टू प्ले द गेम और ये बात मुसलमानों को भी समझनी चाहिए कि जहाँ यानी पावर को मिला के रखना है वहाँ मिलाता है, जहाँ नहीं मिलाना वहाँ नहीं मिलाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात असद की ये है कि जो बिल इन्होंने पार्लियामेंट में फाड़े हैं वो सारे बिल पास हुए हैं। ठीक है? चाहे चाहे वो ट्रिपल तलाक वाला बिल हो, वक्फ हाँ। वाला बिल हो, एनआरसी वाला बिल हो, जो बिल इन्होंने फाड़े हैं वो बिल पास हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ऐसे ही फाड़ा है मतलब एक होता है ना कि भाई टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज़ ए हीरो ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी हुँ? ये एक बात है। और एक बात यहाँ पे ये है कि असद के तकरीबन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं हैदराबाद में और 7 से बड़े नहीं हैं आज तक। 50-60 साल से 7 के 7 फिक्स हैं, ठीक है? अभी तो बिहार में उनको 5 से 6 सीट भी आई हैं और आपके महाराष्ट्र में भी कुछ सीट्स इनकी हैं। तो इन एरियाज़ में जब पुलिस को कॉर्डन सर्च करना पड़ता है और पुलिस को मतलब लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, तो पुलिस डायरेक्टली लोगों से एंगेज नहीं कर सकती। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बहुत टफ एरियाज़ होते हैं वो। तो उन टफ एरियाज़ में पुलिस को एक्सेस मिलता है एमआईएम के थ्रू, यानी कि एमआईएम वर्क्स इन टैंडेम विद द पुलिस फोर्सेस। पुलिस के साथ बड़ा अच्छा इनका कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब आप यूँ समझिए कि तेलंगाना के रीजन में, हैदराबाद के रीजन में एमआईएम और पुलिस का बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छा ये लोग मिल-जुल के काम करते हैं। तो हम ओवरऑल यूँ समझिए फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू हम उनको एकदम मुसलमानों का मसीहा भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनकी वो पॉलिटिकल थिएट्रिक्स है। वो ठहरते हैं, ठहर के बोलते हैं, दोस्तों आरएसएस आ जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो ऐसे होगा। अब मुझे बताइए तेलंगाना में आज तक बीजेपी आई नहीं, आज तक नहीं आई, आज़ादी से आप लेके मुझे अभी एक तक। बात बताओ, इनको अगर मुसलमानों का मसाया नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? इनको हम यूँ कहेंगे मुसलमानों का मसीहा नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे मुसलमानों का लीडर है, एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है? एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, वो उनका लीडर है भाई। अब एक बार क्या हुआ था सऊदी अरब में, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी लड़के थे, बातचीत कर रहे थे आपस में। करते-करते बोलने लगे कि इमरान खान उम्मत का लीडर है, मुसलमानों का लीडर है। मैंने तुरंत उसी टाइम पे बोला कि भाई इमरान खान तुम्हारा लीडर है, तुम्हारे रीजन का लीडर है, पठानों का लीडर है, उसको ज़बरदस्ती मुसलमानों का लीडर मत बनाओ। ठीक है? तो असदुद्दीन अवैसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी लीडरशिप है, हैदराबाद में उनका अच्छा सा ज़बरदस्त कंट्रोल है। इनफैक्ट अगर कल के दिन बीजेपी आएगी भी, तो एमआईएम मे नॉट अलाइन विद बीजेपी ऑन आइडियोलॉजिकल थिंग्स, बट उनके साथ अलाइनमेंट होगा, ज़रूर होगा ये, बिकॉज़ एमआईएम नोज़ हाउ टू प्ले द गेम। एंड ज़हाक एक और चीज़ बताओ जैसे ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी। उसमें जिस तरीके से ऑपोज़िशन ने बिहेव किया, ऐसे लग रहा था ऐसे वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और जैसे ही वो कुछ बोलते थे, पाकिस्तान भी वही बात बोलता था। फिर ऐसा लगता था ऐसे दोनों की मेल-ताल बड़ी अच्छी ऑपोज़िशन की स्पेशली राहुल गांधी की इतनी बनी हुई है कि वो पर ओवैसी जी का बड़ा ही डिफरेंट स्टैंस था और उन्होंने जिस तरीके से ही रियली लुक्ड वेरी नेशनलिस्ट एंड पैट्रियोटिक एंड बहुत ही बढ़िया स्टैंड था और जिस तरीके से डेलीगेशन के साथ भी उनको मोदी जी ने भेजा, बहुत ही प्लेड अ वेरी गुड, वेरी मैच्योर्ड रोल व्हिच राहुल गांधी डिडंट। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एक वीडियो काफ़ी फ़ेमस हुआ था असदुद्दीन अवैसी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अचानक उनको फ़ोन आया। तो उन्होंने फ़ौरी ऐसे फ़ोन उठाया, उठा के बोलने लगे, "हाँ साहब, हाँ सर, हाँ साहब, बोलिए, बोलिए, बोलिए।" तो लोगों ने बोला कि वो असल में अमित शाह साहब का कॉल था। बहुत सारे लोग जो वहाँ प्रेज़ेंट थे, उन्होंने बाद में फ़ेसबुक वगैरह पे पोस्ट किया कि अमित शाह साहब का कॉल। तो असद जो है, यूँ समझिए कि वो अपनी रीजनल पॉलिटिक्स अपनी जगह करता है। मगर जब वो बात आती है ना ऐसे सिचुएशंस की, तो उनको आता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे ठहरना है। और आप एक चीज़ गौर करिए कभी भी असदुद्दीन अवैसी की, कि वो कभी कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलता। आप उसकी लैंग्वेज कभी भी गौर करिए, कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलता, ना ही वो जो है आर्मी के खिलाफ कभी बोलता आपको नज़र आएगा बंदा। हुँ? आर्मी है, कोर्ट है, इंटेलिजेंस सर्विसेज़ है। मगर आप दूसरी तरफ देखिए हमारे राहुल गांधी साहब जो है, हाँ, ये मतलब हर एक को लथाड़ा होता है।
कभी यूके जाके जो है इनको एक्सपोज़ कर रहा होता है इंडिया की खुद एजेंसीज़ को, इंडिया की खुद All the इलेक्टोरल सिस्टम को institutions एक्सपोज़ and कर रहा होता है। all the agencies and institutions are being attacked by Rahul Gandhi. True. या आई मीन देखिए अपोज़िशन में हैं आप, इट डज़न्ट मीन कि आप जो है इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना शुरू करो। ठीक है, आपको मोदी से दिक्कत हो सकती है, बीजेपी से दिक्कत हो सकती है, बट इट डज़न्ट मीन कि आप सीधे-सीधे जो है आप इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना शुरू कर दो। मगर इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी बहुत चालू है। उनको पता है कि भई ये रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं करना है। Mature politician है। हाँ, हाँ। मुझे नहीं लगता उनको कोई उनका कोई सलाहकार भी होगा या वो खुद ही अपने में ही बहुत अच्छा इनके भाई ने एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो मुस्लिम क्या कर सकते हैं। इसके लिए आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या ये असद ओवैसी जी की वो है पॉलिटिक्स है और सबके साथ जो बनी बनाई है कि उनके भाई सेफ चल रहे हैं अभी तक इवन आफ्टर पासिंग सच अ मतलब वेरी डेयरिंग थ्रेटनिंग काइंड ऑफ अ कमेंट। आप एक चीज़ गौर करिए कि अकबरुद्दीन अवैसी पहले जो है दूसरे एरियाज़ में जाके स्पीचेस वगैरह देते थे। जो आप स्पीच बता रहे हैं 15 मिनट पुलिस वाली, ये आदिलाबाद की है। हाँ। ठीक है? और आदिलाबाद में हुआ था, निर्मल में ये और फिर उसके बाद बहुत पूरे इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त जो है ह्यू एंड क्राई हाँ, चला था। बहुत लोगों ने मतलब कंडेम किया था, क्रिटिसाइज़ किया, केसेस हो गए थे उनके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी से जब भी पूछा जाता था कि आप इसके बारे में क्या कहोगे? तो वो हमेशा यही बोलते थे कि कोर्ट का फैसला कोर्ट तय करेगा। ठीक है, कोर्ट का फैसला आया, बाद में उन्होंने बोला कि नहीं ये डॉक्टर था, ये था, वो था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, जो भी था उन लोगों ने अपने हिसाब से केस लड़ा। फाइनली जीत गए मगर उसके बाद आप एक चीज़ पैटर्न गौर करिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद छोड़ के बाहर अभी कहीं स्पीचेस अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं देता। आप गौर करिए इस चीज़ को। और मुझे लगता है कि असद इस मामले में बहुत तेज़ है और असद ने अकबर को रोक दिया कि भाई तुम अब हैदराबाद के बाहर जाके स्पीचेस मत दो। क्योंकि बस चीज़ें होती हैं जो ऐसा बैकलैश पड़ता है उसका और वो बातें भी थी जिसको बिल्कुल भी जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता। ठीक है? अब 15 मिनट हटा दो, तुम 100 करोड़ है ना, हम 25 करोड़ है ना, 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर हम देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ पायल जी। तकरीबन जो है मैं 2003-4 की बात बता रहा हूँ, मैं अकबरुद्दीन अवैसी के स्पीच में बैठा था, ठीक है? बिल्कुल सामने की रो में, अकबरुद्दीन अवैसी स्टेज पे चढ़े। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे हैदराबाद में एनकाउंटर्स हुए थे। कुछ लड़के जो है वो सऊदी अरब से वापस आए थे एंड बिकॉज़ ऑफ दैट लश्कर कनेक्शन उनको उठा के ले जाके एनकाउंटर हुआ था, तो उसकी प्रोटेस्ट में वो रखा गया था। तो अकबरुद्दीन ओवैसी स्टेज पे चढ़े, हम भी सामने बैठे थे। चढ़कर बोलने लगे कि ये जो पुलिस है, ये हिजड़ा है, ये छक्का पुलिस है, ये है, वो है। पीछे पुलिस ठहरी है, पुलिस को ही बता-बता के बोल रहे हैं कि ये हिजड़ा पुलिस है। अब बेचारे पुलिस वाले भी सुन रहे हैं, मगर हम लोग यंग बच्चे थे उस टाइम पे, मैं और मेरे दोस्त बाहर निकलते हुए हम ये सोच रहे हैं, यार पूरे इवेंट को प्रोटेक्शन पुलिस ने दिया है और तुम पुलिस को ही बोल रहे हो हिजड़ा पुलिस है। तो बात क्या है कि पुलिस वालों को भी ये बात पता है कि भई ये इनका पॉलिटिकल स्टंट है, इसको सीरियस नहीं लेना है। तो इस तरह के ये लोग बातें करते रहते हैं मगर आश्चर्य की बात और सरप्राइज़ वाली बात यहाँ पर ये है कि लोग जो आम आवाम है ना, इनको सीरियस लेते हैं। लोग समझते हैं कि यार ये जो है हमारे मसीहा में मतलब हम बैलेंस वाली बात करेंगे। इनका जो अच्छा एंगल है वो भी हमने बात किया अभी कि नेशनलिस्ट है, पैट्रियोटिक है, ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए थे। इनफैक्ट मैंने खुद भी आर्टिकल लिखा था न्यूज़ 18 में जब असदुद्दीन ओवैसी गए थे, ठीक है? मगर एट द सेम टाइम ये भी आपको समझना होगा कि ये जो पॉलिटिक्स करते हैं ना हमेशा भाई हम तुम्हारे सेवियर्स हैं, हम तुम्हारे सेवियर्स हैं, हम तो सेवियर्स हैं। मगर आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, एरियाज़ में जाएँगे तो डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ठीक मेरे है? को वही सवाल ज़ाहिद एक मिनट रुकिएगा मुझे ये सवाल पूछना है। मैंने कहा कि ओवैसी इतने पॉपुलर मतलब चलो कहते हैं ना कोई जिनका नाम है चाहे वो खराब उसमें ही नाम क्यों ना हो। जैसे ना बैड पब्लिसिटी इज़ आल्सो यू नो पब्लिसिटी और इनका नाम चाहे बहुत लोग इनको लाइक नहीं करते क्योंकि कई आपने जैसे जितनी इनकी क्वालिटीज़ बताई हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वो लोगों को पता भी नहीं है। पर इनकी कहते हैं कि ये 4 बारी एमपी बन चुके हैं पर आज तक ये नहीं हो सकता कि बोला जाए कि ओवैसी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको रेप्लिकेट करके उसका रेप्लिका एक और कहीं भी बनाई जाए। ऐसा क्यों है इनकी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी मतलब जो आप बता रहे थे बताइए कैसी है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए जो जितने एमआईएम की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, यहाँ पर स्टेटस quo लगा हुआ है। यानी कि 15 साल, 20 साल पहले जो आपने देखा है, 15-20 साल के बाद भी वही कंडीशन है। ट्रू। रोडों की हालत ख़राब है और मतलब बस
यूँ समझिए कि कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड है कि भाई वी आर द de facto ऑफ दिस प्लेस, यानी कि हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हमको कोई हटा नहीं सकता। बीच में थोड़े पॉलिटिशियंस आए जैसे एमबीटी का अमजदुल्ला खान साहब है, वो अच्छा एमआईएम की एक और राइवल पार्टी है हैदराबाद में जिसको एमबीटी बोलते हैं, मजलिस बचाओ तहरीक। तो इनके जो लीडर थे अमानुल्लाह खान, ये इनका एफिलिएशन जाता है बहादुर यार जंग से। बहादुर यार जंग एक फ्रीडम फाइटर थे। तो बहादुर अमानुल्लाह खान और ये सालार साहब, ये दोनों खास दोस्त थे, तो ये लोग ही चलाते थे पहले एमआईएम। बाद में बाबरी मस्जिद का जो इंसिडेंट हुआ राम मंदिर को जो हुआ था पूरा 91-92 में, उसके बाद ये दोनों स्प्लिट हो गए। ये बन गया एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बन गया मजलिस बचाओ तहरीक, दोनों एक्सट्रीमली राइवल है। तो मजलिस बचाओ तहरीक के जो अमजदुल्ला खान है, इन्होंने बहुत बार कोशिश की लड़ने की, इलेक्शन काउंसलर के पोजीशन पर या फिर जो एमएलए का जो होता है, जो भी वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, बहुत बार कोशिश की मगर वो सक्सीड नहीं हो पाया वहाँ पे। तो मसला क्या है कि इनको पता है कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई आने वाला है नहीं, ना कोई हमको रिप्लेस करना, ना कोई उनका परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस और शायद इवैल्यूएशन कोई ही नहीं है। डिमांड भी नहीं करता, इतना डर है, इनका खौफ है कि कोई डिमांड भी नहीं करता। कोई डिमांड नहीं करता, इनफैक्ट अगर कोई डिमांड करता भी है तो फिर उसका पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 नाम की एक चीज़ हैदराबाद में काफ़ी मशहूर है। एक होता है पार्ट 1 जब वो अपनी दिल की भड़ास निकाल देता है, फिर अचानक उसका पार्ट 2 भी आ जाता है, ठीक है? दूसरे दिन वो वीडियो बना के बोलता है, नहीं-नहीं थोड़ा-सा मैं इमोशन में बह गया था, सॉरी जो भी कुछ हो गया था, ठीक है? ऐसा नहीं है। ये बहुत हम खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एक ही चीज़ पे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चल सकती कि आरएसएस और बीजेपी के डर से नहीं चल सकती। देखिए, आज़ादी से लेके आज तक जो है बीजेपी यहाँ पे आई नहीं। एक बार भी बीजेपी की सीट नहीं आई। रही रही पावर या तो टीडीपी या तो कांग्रेस या तो टीआरएस और एमआईएम के हाथ में। उसके बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब किसको दोषी ठहराओगे? किसको मतलब बीजेपी को चलो आप विलेन मान रहे हो, बीजेपी तो यहाँ थी ही नहीं, मुसलमानों को डाउनग्रेड करने के लिए। तो आप विलेन किसको बना रहे हो अभी? तो हमको भाई चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको अच्छे स्कूल्स चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे रोड्स चाहिए, खुली हवा चाहिए। ये चीज़ें नहीं है हमारे पास एक ही चीज़ चलती रहती है भाई, अगर ये नहीं रहेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, ये नहीं रहेंगे तो आरएसएस आ जाएगी, ये नहीं रहेंगे तो बजरंग दल वाले आके हमको मार देंगे, ये नहीं रहेंगे तो वीएचपी हमको मार देगी। इनकी कब तक चलेगा? यूनिवर्सिटीज़ भी तो इनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और ये कहते हैं कि हम गरीबों को पढ़ाते हैं, पर मैंने सुना है बहुत पैसे लेते हैं एडमिशन के लिए। इज़ इट ट्रू कि ये रूमर ही है? अ, यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है एज़ सच मगर कॉलेजेस हैं। जैसा मैं आपको बताऊँ हमारा जो मैंने खुद पढ़ा है उस कॉलेज से, तो मैं यहाँ पे आपको ऑनेस्ट बात करता हूँ, ना इधर ना उधर। देखिए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़ास नहीं थी, तो हम जब काउंसलिंग में गए थे, तो हमने बोला कि भई हमारी क फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़ास नहीं है, तो उन्होंने हमको फ्री सीट दे दी, बिना अच्छा। पैसे माँगे। हाँ, उस टाइम पे मेरे ख़्याल से अकबर अकबर निज़ामी साहब बैठे थे काउंसलिंग में। तो उससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी बैठते थे, उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी बैठते थे काउंसलिंग में। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि इनका कुछ चेंजेस आ रहे थे, शायद ये एमएलए से एमपी बन गए थे, ऐसा कुछ हो रहा था, तो अकबर निज़ामी बैठे थे उस टाइम पर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। अब कोई अगर हाफ़िज़ वगैरह आ जाते हैं, कोई मतलब मदरसा बैकग्राउंड के, वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनको भी ये कभी-कभी क्या करते हैं सीट दे देते हैं, "अबे पढ़ लो।" मगर एट द सेम टाइम डोनेशंस भी माँगते हैं भारी-भारी, जब इनको लगता है कि इसके पास पैसा है, तो इनको निकालने भी आता है। तो अच्छा लाइक बिल्डिंग फंड हाँ, उसको डोनेशन नहीं बोलते, उसको बिल्डिंग फंड बोलते हैं। बोलते हैं सीधा फंड पूछते हैं कि भाई बिल्डिंग फंड कितना दोगे बताओ? अब का मुझे पता नहीं है, अब का मुझे 2025 का मुझे पता नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ 2003-4 की, 20-22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। सीधा-सीधा पूछते थे भाई बिल्डिंग फंड कितना दोगे? हाँ, तो जिसको करना है हेल्प ये कर देते हैं और जहाँ लगता है इनको कि पैसा निकाला जा सकता है, तो चूज़ के निकालते भी हैं। तो ये पूरा चलता है। पैसे जो आप बता रहे हैं ना कि भई पैसा बहुत लेते हैं। हाँ, लेते हैं। जहाँ लेना होता है यहाँ खींचते भी हैं पैसा ये। और ये अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी और इनके जो एरियाज़ में जो कैम्पेनिंग वगैरह चलती है, ये फ्री में तो नहीं हो सकती। हुँ। ये सारा कुछ इसी सिस्टम से चलता है। अच्छा एक और बात बताइए ज़हर मुझे जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैंने एक बारी सुबूही खान से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मुत्ता एक चीज़ है जो हैदराबाद में बहुत होती है। केरला में भी मुता होती है मुता हाँ, जो ओके। केरला में भी है, महाराष्ट्र में भी, पर हैदराबाद में बहुत होती है। तो ओवैसी जी कभी उसके लिए खड़े क्यों नहीं हुए? कभी उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, रोकने की कोशिश नहीं की? तो क्या ये एक नेक्सस है जिसमें सब पैसे कमा रहे हैं? क्या है ये मुद्दा? वो असल में मुता नहीं है, वो हलाला है, आप जो बता रहे हैं।
मुता मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ, हलाला, मुता और इसमें क्या कहते हैं, एक और भी होता है, हलाला होता है, मुता होता है, एक और शादी भी होती है। वो जो है मिसियार मिसियार होता है एक, ठीक है? हुँ, तो हलाला में क्या होता है कि कोई तलाक दे देता है, ठीक है? हुँ, तो तलाक देने के बाद जो है दूसरे से शादी करना पड़ता है, फिर वो तलाक देगा तो फिर ये शादी कर सकते हैं। तो पहले 3 तलाक का सिस्टम था, ठीक है? अभी तो मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया और इनफैक्ट 3 तलाक का जो सिस्टम है, इंडिया में ही चलता है, वरना अगर आप हम्बली और सलफ़ी फ़िक़्ह में देखेंगे तो 3 तलाक वो लोग मानते ही नहीं हैं, वो तो 1 तलाक ही मानेंगे। उनके पास हलाला भी हराम है। बहरहाल, पहले क्या होता था कि पूरा एक नेक्सस बना हुआ था, मौलवी बैठे रहते थे और फिर मियाँ-बीवी जाते बोलते कि यार मैंने इनको गुस्से में तलाक दे दी, चाय में शक्कर कम थी, खाने में नमक कम था, मैंने 3 बार तलाक बोल दिया। अब वो मौलवी बोलता है कोई बात नहीं, आज एक रात के लिए मेरे पास छोड़ दो, फिर कल सुबह तलाक दे दूँगा, तुम शादी कर लो वापस। तो ये पूरा नेक्सस चलता था। ये एक नेक्सस चलता था हैदराबाद में, एक। दूसरा कौन-सा नेक्सस चलता था, जो ओमान से, यमन से और अफ्रीकन कंट्रीज़ से, कीनिया, नाइजीरिया से बुड्ढे आते थे। 60-70 साल के बुड्ढे और फिर उनकी शादियाँ होती थी बिल्कुल 16-17 साल की बच्चियों से और लाख 2 लाख में वो बच्चियों को दे देते थे और वो बुड्ढा जो है तकरीबन हफ्ता भर रहता, फिर उस बच्ची को छोड़ के चला जाता। तो ये भी बहुत ज़्यादा चलता था हैदराबाद के अंदर। अभी तो हैदराबाद की पुलिस आपको बताऊँ इंडिया में हैदराबाद की पुलिस काफ़ी फ़ेमस है। मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस के बाद है तेलंगाना पुलिस बहुत फ़ेमस है और बहुत टाइट पुलिस है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा खासा कंट्रोल किया। अब ये आप जो पूछ रहे हैं कि भई असदुद्दीन अवैसी ने क्यों नहीं बोला है इसके ऊपर, क्यों नहीं देखिए एक चीज़ है कि असदुद्दीन अवैसी के स्टेज पर जितने आके बैठते हैं, ये तकरीबन जो है बड़े-बड़े मशाइख होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, जो हलाला को जायज़ समझते हैं। जो 3 तलाक को इस्लाम का कर्म समझते हैं। तो अब असद उनके खिलाफ बोलेगा, तो फिर उनके स्टेज पे कौन आके बैठेगा? फिर वोट बैंक इफ़ेक्ट हो जाएगा इससे सीधा-सीधा। तो बिकॉज़ ऑफ ये जो पॉलिटिक्स है, वोट बैंक है, ये इतनी गंदी चीज़ है कि लोग जो है, जहाँ बोलना होता है, वहाँ पर भी चुप बैठ जाते हैं। ठीक है? अब रही बात मुता की जो आप बता रहे थे, सुबही खान ने बताया मुता। मुता एक्चुअली होता है शिया के अंदर और मिस्यार होता है सुन्नी के अंदर। ये समझिए। मुता में क्या होता है, मुता में टाइम ड्यूरेशन डिफाइन होता है कि 1 घंटे की शादी है, 2 घंटा की शादी है, 3 घंटे की शादी है, 1 दिन की शादी, 2 दिन, 1 साल की शादी, 4 साल की शादी, जो भी है। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है बोलते हैं कि 1 घंटे की शादी, 1 घंटे बाद शादी खत्म। ये मुता होता है, ये सब बहुत ज़्यादा ईरान के अंदर चलता है, इराक में चलता है, वहाँ पे जाएँगे तो आप छोटे-छोटे दुकानें नहीं होती, इस तरह की दुकानें भी बनी हुई है, जहाँ पे बैठा होता है मौलवी, मौलाना शमला बाँधा हुआ। आप लड़की-लड़का जाएँगे, बोले हमको मुता करना है, कितनी देर का करना है? घंटे का करना है? ठीक है, करो। 2 घंटे का मुता करना है, लो भाई पेपर लिख के दे देते हैं। वो क्यों होता है, आप जब होटल में जाओगे मतलब अय्याशी करने के लिए, तो होटल पे बता दो कि भाई हम हस्बैंड-वाइफ है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वो बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन है, उसको उन्होंने मुता बोल दिया। अब सुन्नियों में भी होता है, उसको बोलते हैं मिस्यार, मगर उसमें कंडीशन अलग है। उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, मगर उसमें ये लिखा होता है कि भई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीवी के हस्बैंड को उठाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेव ऑफ हो जाते हैं। यानी कि जो महीने का खर्च है, जो भी है, जो-जो भी करना है, वो सारा कुछ नहीं होता बट कुछ-कुछ टर्म्स पे बात होती है कि भाई हम फिज़िकल रिलेशन में रहेंगे एंड इट विल बी काइंड ऑफ मैरिज। ये अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, ये जो बता रहा हूँ मैं आपको मुता ये ईरान में, इराक में और शिया कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, लेबनान वगैरह में। तो वैसे ये इन जनरल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम कहीं भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी बट इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो हैदराबाद में होता था हलाला बट अच्छा खासा बंद बंद हो गया और ये 3 तलाक का केस होने के बाद तो इन्होंने बिल्कुल ही इसको क्लोज़ कर दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन, इज़ ओवैसी बी टीम ऑफ बीजेपी? अम, ये तो बीजेपी वालों को ही पूछना पड़ेगा कि ओवैसी नहीं, बीजेपी की आप बी बोलिए टीम ना, है, नहीं है। जब भी बीजेपी अब जैसे यूपी में अगर ओवैसी जी एंटर कर जाते हैं, बिहार में जब ओवैसी एंटर करते हैं बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो आप कहते हैं यूपी में भी इस बारी बहुत सारी सीटों पे लड़ने वाले हैं ओवैसी जी। तो फिर बीजेपी को फायदा नहीं, मुस्लिम वोट डिवाइड करने में और पोलराइज़ करने में इलेक्शंस को ओवैसी जी का देखिए, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ खींचने में और पोलराइज़ करने में एमआईएम का बहुत बड़ा हाथ रहा है और जहाँ-जहाँ बीजेपी जीती है, वहाँ-वहाँ एमआईएम का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है? दिस कैन नॉट बी डिनाइड। अब रही बात ये कि ये मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पैसों की लेन-देन हो सकती है क्योंकि एमआईएम इन इटसेल्फ बहुत मालदार पार्टी है। इतना पैसा इनके पास है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा इनके बैंक्स हैं, दारुसलाम बैंक है इनका,
ठीक है? इनके खुद के बैंक्स चलते हैं हैदराबाद के अंदर जो लोन देते हैं लोगों को, तो पैसा इनके पास बहुत है। मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे-वैसों की डील होगी। हाँ, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि किसी जगह पे स्ट्रैटेजिक इनका इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग कि भई हाँ, इस जगह पर हम खेलेंगे, इस जगह पर तुम खेलो, इस जगह पर हम खेलेंगे। मगर नहीं आप और देखा जाए ग्राउंड पे भी देखेंगे आप बिहार में जी, बिहार में जो ग्राउंड मतलब जो इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं, उन लोगों ने मुझे बताया है कि मुसलमान जो है ये क्या नाम था वो जो अपोज़िशन में ठहरे थे बीजेपी के यादव वगैरह जितने थे, उनसे वो खुश नहीं थे। उनसे बिल्कुल खुश नहीं थे और एक बहुत बड़ी वजह बनी है कि मुसलमान एमआईएम की तरफ टिल्ट हो गए। और देखिए अगर इंडिया के अंदर ये चीज़ निकालना बहुत मुश्किल है कि रिलीजन और कास्ट बेस पर वोटिंग हमेशा से होती आई है, तो अंग्रेज़ों के दौर से चल रहा है ये। तो इसको इतना आसानी से निकाला नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग ने भी शुरू में यही कहा था कि मुसलमान मुसलमान को वोट देगा। तो ये चीज़ निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई मुद्दे की बेस पर वोट नहीं देता, सिर्फ़ आइडेंटिटी की बेस पर वोट देता है। तो इस चीज़ को एनकैश करता है एमआईएम और एमआईएम को पता है कि कहाँ एनकैश करना है, कैसे एनकैश करना है और ये तो बात बिल्कुल सीधी है, लोग बिल्कुल कैसे जैसे बोल सकते हैं ना कि इट्स एज़ क्लियर एज़ डे तो लोग कहते हैं कि भाई ना कभी एमआईएम को ईडी का कोई मसला हुआ, मैं भी ना बोलने कभी वाली उनको हाँ, हाँ, ना सीबीआई कभी कोई हाँ, ना कोई सीबीआई, ना कभी ईडी, ना कभी कुछ, कभी कुछ। बिल्कुल मतलब दे प्ले सेफ। इतना सब कुछ हुआ उसके बाद भी जब इतना सेफ जा रहे हैं, तो एक्चुअली आप देखा जाए तो दे डोंट अलाइन विद बीजेपी ऑन आइडियोलॉजिकल थिंग्स बट आप ये देखेंगे कि इनका स्ट्रैटेजिकल कहीं न कहीं आपको ओवरलैप ज़रूर मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच ज़ैक। ओवैसी जी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें भी पता है, नेगेटिव, पॉज़िटिव दोनों पता चला। नाउ पीपल कैन जज कि वो क्या है, कैसे कैसे पॉलिटिशियन है, क्या सच्ची में मॉडरेट है कि कोई स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं, अल तक क्या करे। थैंक यू सो मच ज़ैक, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय। बाय-बाय।